जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के करंट अफेयर के सेशन में। और आज हम 14 सितंबर की चर्चा यहां पर करेंगे। तो बच्चा पार्टी, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। लास्ट तक इस सेशन को देखते हुए चलेंगे मेरे साथ और बहुत सारी जो चीजें हैं उनको हम जानने की, समझने की कोशिश यहां पर करते हुए सेशन को बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त करेंगे। ठीक है, तो कोई भी लोग यहां पर बीच में छोड़ के भागने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसी के साथ आज 14 सितंबर पर आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपना पहला सेशन, पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू करेंगे हिंदी के क्वेश्चन से। और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस डेट पर हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो सही आंसर है वो 14 सितंबर है। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। और वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले हिंदी दिवस जो है ये 2 मनाया जाता है। ठीक है, 2 हिंदी दिवस बच्चा होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं और कब मनाए जाते हैं इसकी चर्चा यहां पर हम करते हैं। तो हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका, एक तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रीय। और एक होता है वैश्विक या फिर अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अब जो अंतरराष्ट्रीय है इसको मनाया जाएगा पूरे विश्व के स्तर पर। ठीक है, और जो राष्ट्रीय है इसको मनाया जाता है सिर्फ भारतीय स्तर पर। और यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और जो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस है यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक, ये चीज आपको यहां पर समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप बात करें बच्चा यहां पर 14 सितंबर वाले हिंदी दिवस की, ठीक है, किसकी? 14 सितंबर वाले हिंदी दिवस की। तो इसको मनाया क्यों जाता है? तो आप सबको पता है कि जब देश आजाद हुआ तो उसके पहले ही 1946 में क्या हो गया था? 1946 में बच्चा एक संविधान सभा बनी थी। ठीक है, संविधान सभा का काम क्या था? संविधान सभा का काम था कि जो संविधान बनेगा उसमें किन चीजों को शामिल किया जाए, किन चीजों को यहां से हटाया जाए। ठीक, तो ये सब चीजें जब हो गई, संविधान बनकर जब तैयार हो गया, ठीक है, और जब संविधान तैयार हो गया उसके बाद सोचा गया कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या होगी। ठीक है, आधिकारिक भाषा का मतलब कि जो सारा कामकाज होगा वो किस भाषा में होगा। तो आधिकारिक भाषा को लेकर यहां पर एक जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें मतभेद उत्पन्न हो गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय संविधान सभा में पूरे भारत के जो लोग थे वो थे। तो किसी की जो मातृभाषा थी, जो मदर टंग थी वो तमिल थी, किसी की तेलुगु थी, किसी की कन्नड़, किसी की मलयालम, किसी की हिंदी, किसी की भोजपुरी। तो ये बहुत सारी भाषाएं थी। तो इसीलिए जब आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का नंबर आया किसको? हिंदी को, तो ये क्या हुआ? यहां पर मतभेद उत्पन्न हुआ और उसको आधिकारिक भाषा से हटाकर क्या दिया गया? राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। क्या दिया गया? राजभाषा का दर्जा यहां पर प्रदान किया गया। तो ये आप यहां पर समझेंगे। ठीक है, इसको अपनाया कब गया एक राजभाषा के रूप में? तो अपनाया गया था इसको 14 सितंबर को। ठीक है, कब? 14 सितंबर को। और इसी वजह से 14 सितंबर 1949 को। ठीक, और इसी वजह से 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को यहां पर कुछ और चीजें हैं। जैसे अगर बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में है भाग 17। ठीक है, क्या है? भाग 17 है, जिसमें क्या है? राष्ट्रीय जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसी में है एक अनुसूची 8। ठीक है, क्या है? अनुसूची है 8, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो आपका अनुच्छेद है वो क्या है? 343 से 351। ठीक है, इसमें इस अनुच्छेद के बीच में आपकी भाषाओं की चर्चा बच्चा की गई है। ठीक है, अब फिर से आएंगे अगर यहां पर आप
तो जब संविधान बना, ठीक है, तो संविधान जब बना तो टोटल यहां पर कितनी भाषाएं थी? टोटल यहां पर सिर्फ 16 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। ठीक है, क्लियर? कितनी? 16 भाषाओं को, ठीक है, सॉरी, ये 14 भाषाओं को यहां पर जो है वो मान्यता दी गई थी। ठीक, और जब 14 भाषाओं को मान्यता दी गई और उसके बाद और भाषाओं को धीरे धीरे शामिल किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो किया गया 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या किया गया? 21वां संविधान संशोधन यहां पर बच्चा किया गया। ठीक है, और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई जिस भाषा का नाम था सिंधी। ठीक है, क्लियर? सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। अब भाषाएं कितनी हो गई? 14 + 1, मतलब अब संविधान में 15 भाषा हो गई थी। कब? जब 21वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, इसके बाद फिर एक संशोधन किया जाता है जिसका नाम था 71वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई जिसको हम याद कर लेते हैं नमक से। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको आप समझना। यहां पर नमक के द्वारा न से क्या हो जाएगा? नेपाली। कौन सी भाषा? नेपाली। मा से हो जाएगा आपका मणिपुरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मणिपुरी। और का से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोंकणी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोंकणी। तो इन 3 भाषाओं को यहां पर सम्मिलित किया गया। तो अब भाषाएं टोटल कितनी हो गई बच्चा? 15 और 3 मतलब कि 18। ठीक है, अब 18 भाषाएं हो चुकी थी। कब? जब 71वां संविधान संशोधन कर दिया गया तब। उसके बाद फिर से एक संविधान संशोधन किया जाता है हमारे संविधान में, जो कौन सा था? जो संविधान संशोधन था बच्चा 92nd, यानी कि 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जब किया गया, ठीक है, तो 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को यहां पर जोड़ा गया। कितनी? 4। ठीक, अब उसको याद रखने के लिए आपको महेंद्र सिंह धोनी पता है, MSD, और इनका बल्ला। ठीक है, तो MSDB। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ये लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी। ठीक है, M से आपका क्या हो जाएगा? मैथिली। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कोई घबराने की बात यहां पर नहीं है। मैथिली। S से हो जाएगा संथाली। ठीक है, क्या हो गया आपका? संथाली लैंग्वेज हो गई। फिर D से हो जाएगी आपकी डोगरी। ठीक, हाँ, ठीक है, आपकी क्या हो गई? डोगरी। और B से आपकी क्या, कौन सी लैंग्वेज हो गई? बोडो। ठीक, कौन सी? बोडो। तो ये 4 लैंग्वेज जो हैं, ये कब जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तो अब टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई बच्चा? आपकी 18 हो चुकी थी, और 18 और 4 कितनी हो गई? 22 भाषाएं यहां पर हो गई। ठीक है, कितनी? 22 भाषाएं यहां पर हो गई। अब वर्तमान का जो स्वरूप है वो यही है कि संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को अभी मान्यता दी गई है। ठीक है, यहां पर चर्चा है एक भोजपुरी की। भोजपुरी को बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको संवैधानिक भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया जाए, लेकिन अभी यह संभव नहीं हो पाया है। फिर अब आप बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, हिंदी की अगर आप बात करेंगे तो हिंदी विश्व में 3रे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो यहां पर पहली और दूसरी कौन सी हो जाएगी? तो पहली हो जाएगी आपकी, फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? मंदारिन। ठीक है, कहां की? चाइना की। ठीक है, कौन सी है? मंदारिन है। ये कहां पर होती है? कहां बोली जाती है? चाइना में। सेकेंड नंबर पर कौन सी है? इंग्लिश है। ठीक है, कौन सी है? इंग्लिश है। और इसको आपको पता है, ये मतलब लगभग वर्ल्ड वाइड या फिर पूरे विश्व में इसको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? ये चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए, एक है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत ही क्या है, पॉपुलर है। तो इसमें हर भाषा के शब्द हैं और हर भाषा के शब्दकोश हैं। ठीक है, तो हिंदी के कुछ शब्द हैं जिनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बेटा शामिल किया गया है। तो पहला शब्द है क्या? अरे यार। ठीक है, क्या है? अरे यार। ठीक है, तो जो आप लोग बात पर बोलते रहते हैं अरे यार अरे यार, तो ये ऑक्सफोर्ड का शब्द है। ठीक, तो ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। एक शब्द आप लोग और बोलते हैं टाइम पास, बोलते होंगे
टाइम पास आप लोग बोलते हैं, ये भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का शब्द है। ठीक है, आपको एक शब्द पता होगा ठग, ये ऑक्सफोर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे एक होता है क्या, बिंदास, बिंदास आप लोगों ने बोला होगा, सुना होगा, इसको भी ऑक्सफोर्ड में शामिल किया गया है। तो ये सारे शब्द हैं, ये आपके नॉलेज के लिए था, एग्जाम में आने वाली चीज ये नहीं है बच्चा, लेकिन जो चीजें एग्जाम में आने वाली थी वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अपने यहां पर आएंगे। तो ठीक है, ये 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची में 343 से 351 के बीच में किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदी और अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषा का मतलब यह होता है कि जो सरकारी कामकाज होगा, ठीक है, क्या होगा, सरकारी जो कामकाज होगा, सरकारी कार्य जो होंगे वो किसमें किए जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में किए जाएंगे। ठीक है, तो आधिकारिक भाषा का मतलब क्या होता है, आधिकारिक भाषा का सिंपल सा मतलब होता है कि सरकारी कामकाज किस लैंग्वेज में यहां पर कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 22 भाषाएं हैं, इनको आप एक बार देख लेंगे। तो 22 भाषाओं में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, तो सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, उसके बाद बंगाली, फिर आसामी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ओडिया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संस्कृत, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो बच्चा ये 22 भाषाएं हैं, और आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें से कुछ भाषाओं को दिया जाएगा, कुछ को नहीं दिया जाएगा, और सिंपल आपसे ये पूछेगा कि कौन सी भाषा शामिल है या फिर कौन सी शामिल नहीं है। तो ये आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। यहां पर एक द्वीप है और उसकी राजधानी पहले थी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आप लोगों को पता होगा अंडमान निकोबार भारत का एक द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी के नीचे स्थित है। ठीक, अब इस द्वीप समूह की राजधानी है बच्चा पोर्ट ब्लेयर, तो इसका जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम बदल दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है श्री विजयपुरम, ठीक है, क्या ऑप्शन है, श्री विजयपुरम, श्रीरंगपुरम, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका जो नाम बदला गया पोर्ट ब्लेयर का, आपके पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्रीरंगपुरम कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया, श्रीरंगपुरम। ठीक है, तो ये नाम जो है यहां पर चेंज कर दिया गया है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, लेकिन अब कुछ चीजें यहां पर आपको जाननी जरूरी हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, क्या है, अंडमान निकोबार। ठीक, ये जो द्वीप समूह है ये भारत के पास नहीं था, ये पहले हिस्सा था किसका, म्यांमार का। ठीक है, किसका हिस्सा था, म्यांमार का। उसके बाद जब जापानी सेना जो थी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर जब जापानी सेना इस पर कब्जा कर लेती है, तो उसके बाद आपको पता है कि जापान का, जर्मनी का, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनका जो संबंध था वो बहुत ही घनिष्ठ था। ठीक, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए जापानी सेना जब भारत को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो गिफ्ट कर देती है। ठीक है, और कब करती है, 1943 में। ठीक है, कब करती है, 1943 में। ठीक, और तब से ही अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें हैं। यहां पर पहले एक सजा दी जाती थी काला पानी की। ठीक है, तो जो काला पानी की सजा है यह भी यहीं पर दी जाती थी अंडमान निकोबार में। ठीक है, और जो पोर्ट ब्लेयर है, आप लोगों ने यहां पर अभी पढ़ा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया। तो पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर ऐसी जगह है जहां पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी ने पहली बार क्या किया था, तिरंगा फहराया था। ठीक है, नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया था और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप अभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक, ये आपके पास है कि रंगपुरम कर दिया गया, ये मैप आप देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या है, नॉर्थ अंडमान।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है ये मिडिल अंडमान, इसको हम बोलते हैं मध्य अंडमान। ठीक है, क्या बोलते हैं, मध्य अंडमान। फिर है लोअर अंडमान, और लोअर अंडमान को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, दक्षिणी अंडमान बोलते हैं। और जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहां पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर आपकी जो स्थित है वो यहीं पर स्थित है। कहां पर, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, कहां पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक, अब उसके बाद आ जाएगा लिटिल अंडमान। ठीक है, ये कहां पर है, दक्षिणी अंडमान के नीचे। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब देखिए जो अंडमान निकोबार हैं, ठीक है, क्या है, अंडमान निकोबार, इसको बोला जाता है कि जो हिमालय पर्वत है ये उसी का विस्तार है। ठीक है, क्या है, विस्तार है। म्यांमार के बाद वो समुद्र में चला जाता है और बाद में जब उसकी कुछ जो द्वीप है वो बाहर आते हैं तो अंडमान निकोबार के रूप में सामने आते हैं। तो यहां पर लगभग 572 द्वीप हैं। ठीक है, कितने, 572 द्वीप हैं। ठीक, कितने हैं, 572। लेकिन निवास योग्य जो द्वीप हैं वो कितने हैं, तो वो सिर्फ 38 हैं। मतलब 38 द्वीपों पर ही लोग जो है वो निवास करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद देखिए एक चीज यहां पर हुआ था 2004 में। 2004 में एक हिंद महासागर के अंदर एक भूकंप आया था। कहां पर, हिंद महासागर में। ठीक है, और जब हिंद महासागर में ये भूकंप आया तो एक सुनामी आई थी। ठीक, और उस सुनामी के कारण अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीप जो थे बच्चा वो जलमग्न हो गए थे। ठीक है, क्लियर, ये इसके बारे में फैक्ट है। अब देखिए यहां पर कुछ पास है, ठीक, तो उनको आप जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है कि म्यांमार के साथ इसके जो जलीय सीमा है किसके साथ है, म्यांमार के साथ। तो म्यांमार और कौन सा आपका, नॉर्थ अंडमान। ठीक है, क्या है, नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, इनके बीच में आपका है कोको जल संधि। ठीक है, क्या है, कोको जल संधि। ठीक, क्लियर, इसको याद रखना, ये पेपर की चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, क्या आएगा, लोअर अंडमान, ठीक, और क्या आ जाएगा, लिटिल अंडमान। ठीक है, इसके बीच में जो पास है उसको हम बोल देते हैं दक्कन पास। ठीक है, क्या बोलते हैं, दक्कन पास इसको बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद अंडमान और निकोबार। ठीक है, क्या है, अंडमान और निकोबार, ये आ जाता है। और इसके बीच में जो जलीय सीमा है वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या है, 10 डिग्री चैनल। तो ये तीन हैं और इन तीनों से हमेशा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपकी कहानी के लिए, तो उसको जरूर सुन के जाना। वो क्या है कि ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, सेंटलीज। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सेंटलीज। ठीक है, सेंटलीज बोलते हैं। ये एक द्वीप है वहां पर जिसका नाम है सेंटिनल। ठीक है, क्या है, सेंटिनल एक द्वीप है और ये वहां पर रहने वाले क्या हैं, आदिवासी हैं, जनजाति है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे ये है कि इनका जो बाहरी दुनिया से संपर्क है वो नहीं है। ठीक है, ये किसी भी बाहरी दुनिया के लोग से ना मिलते हैं, ना ही देखते हैं, ना ही बात करते हैं। मतलब बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संपर्क इनका नहीं है। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग ये है कि एक अमेरिकी व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन चाउ। ठीक है, क्या नाम था, जॉन चाउ उनका नाम था। वो किसी भी तरीके से क्या करते हैं, सेंटिनल द्वीप पर चले जाते हैं। और जब वो सेंटिनल द्वीप पर जाते हैं तो ये जो सेंटलीज थे ये क्या करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, धनुष बाण चलाकर, तीर मार के। ठीक है, उसके बाद ये फिर से चर्चा में आते हैं। उसके बाद एक बार मैंने आपको बताया कि 2004 में क्या होता है, हिंद महासागर में भूकंप आता है जिसकी वजह से सुनामी उठती है और इस सुनामी की वजह से
कुछ द्वीप जो है वो जलमग्न हो जाते हैं। तो भारत सरकार इनके निरीक्षण के लिए कि ये ठीक है या नहीं, ये जनजाति ठीक है कि नहीं, इसके लिए एक सैन्य हेलीकॉप्टर जो है वो भेजती है। तो हेलीकॉप्टर बहुत नीचे से उड़ता है और इसमें जब ये लोग हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो वहां पर भी ये क्या करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उसको छन्नी बना देते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी तीर उस पर मारते हैं और वो हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है। लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो जनजाति है वो सुरक्षित है। ठीक है, इनको माना जाता है कि ये लगभग 60,000 वर्ष पूर्व से यहां पर रह रहे हैं, बहुत ही पुरानी जनजाति यहां पर है। ठीक, लेकिन एक चीज और, एक महिला है, इनका नाम है मधुलता। ठीक है, आपको क्लियर अगर दिख रहा होगा, लेकिन ये फोटो मुझे ऐसे ही मिली है तो मैं इसको ऐसे लगाता हूं। मधुलता है, ये एक पेशे से क्या है, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और ये 3 बार सेंटिनल आइलैंड गई। ठीक है, सेंटिनल आइलैंड ये गई। आप देख सकते हैं ये लोग जो खड़े हैं इनके साथ, ये क्या है, इनके साथ थोड़े से फैमिलियर हो गए हैं। ठीक है, तो इनसे मिलने वाली, इनसे मतलब भाषा तो इनकी समझ में आती नहीं है, लेकिन इनसे मिलने वाली जो पहली एक व्यक्ति है वो यही है। ठीक है, मधुलता। ये अपनी टीम के साथ गई थी। तो पहले ये नाव से गई वहां तक और उसके बाद कुछ नारियल वहां पर डाले तो ये लोग आके नारियल ले गए। फिर दोबारा जब गए तो ये लोग यहां पर आए, ये नाव से इधर आई तट पर, तो इन लोगों का आमना सामना हुआ। लेकिन जब तीसरी बार गई तो ये लोग अंदर भी आए। थोड़ा इनका जो नेचर था उस टाइम पे वो फ्रेंडली भी था मधुलता के साथ, और इन्होंने नारियल उनको दिए और वो नारियल लेके गए। तो ये मिल चुकी हैं उनसे, ऐसा माना जाता है, इनकी शोध में है। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वर्टिकल शॉर्ट रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक वर्टिकल सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल का परीक्षण किया गया, और यह परीक्षण जो बच्चा किया गया ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब कुछ चीजें हैं जिसको हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो मिसाइल्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, मिसाइल। ठीक, ये 2 प्रकार की होती हैं अगर इनके मारक क्षमता पर देखा जाए। ठीक, तो पहली क्या हो जाती है, बैलिस्टिक, कौन सी हो जाएगी, बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरी कौन सी हो जाती है, क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्या हो जाती है, पहली बैलिस्टिक और दूसरी क्रूज। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है बच्चा, ये एक बार जब फायर कर दी जाती है, ठीक है, जब एक बार फायर कर दी जाती है तो इस पर दोबारा क्या है का वो फायर करने के बाद इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर, मतलब ये किस पर काम करती है, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, क्या है, दागो और भूल जाओ। क्लियर है ना। ठीक, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल जो है इसमें सेंसर्स होते हैं काफी सारे। ठीक है, और इसको जो है लास्ट मोमेंट तक पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, संभाला जा सकता है। ठीक, मतलब जब ये अपनी टारगेट को हिट करने वाली है तो टारगेट को हिट करने के पहले भी क्रूज मिसाइल को रोका जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज है कि इनके एक स्पीड होती है और स्पीड के आधार पर इनको बांटा जाता है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, तो इनकी जो कैटेगरी होती है बच्चा, वो एक होती है सबसोनिक, एक होती है सुपरसोनिक। ठीक, क्या होती है, सुपरसोनिक, और एक होती है हाइपरसोनिक। ठीक, तो ये 3 इनकी स्पीड होती है। तो स्पीड, ये जो इनका स्पीड का मापन होता है वो मैक में किया जाता है। ठीक है, किसमें, मैक में। और आपको पता है कि ये जो मैक की तुलना की जाती है ये किससे की जाती है, ध्वनि से। ठीक, तो आप सबको पता है कि ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 343। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो जब किलोमीटर, ठीक है, हाँ, तो जब सबसोनिक होती है इसकी जो स्पीड होती है 0.8
मैक के आसपास होती है। ठीक है, मतलब जो ध्वनि की चाल है उससे ये धीरे चलती है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सबसोनिक। इसके बाद आती है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो होती है 2 से 3 मैक की। ठीक है, तो इसको क्या मतलब कि जो ध्वनि की चाल है उससे 2 से 3 गुना तेज। ठीक, और उसके बाद जो 5 मैक से ज्यादा की स्पीड वाली मिसाइल होती हैं उनको हम बोल देते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। और आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कोई जो फाइटर जेट्स होते हैं उनमें सोनिक बूम होता है, तो ये जो सोनिक बूम होता है वो किसमें होता है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स में बच्चा होता है। ठीक है, क्लियर सभी लोग को, मिसाइल्स क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका टॉपिक क्या है, तो ये क्या है, यहां पर परीक्षण किया गया है 52,000 फीट जो है ये इसकी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई तक ये जा सकती है। ठीक है, इसके बाद है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उनके कितने बिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, और यहां पर ये आपसे ओवरऑल मिलाकर पूछा जा रहा है। तो आप सबको पता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड ये बना रहे हैं लगातार, और इनको जो है वो 1 बिलियन फॉलोवर जो है इनके सोशल मीडिया पर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये कहां से खेलते हैं, पुर्तगाल से। इनके सोशल मीडिया पर 1 बिलियन फॉलोवर्स जो हैं वो हो गए हैं। ठीक, क्लियर। अभी आपने हाल ही में देखा था कि इन्होंने 900 गोल अपना जो है वो कंप्लीट किया था, और 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। ठीक है, कौन से पहले खिलाड़ी बने थे, कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो यहां पर इनका ब्रेकअप दिया हुआ है, किसके खिलाफ कौन से गोल किए थे, तो ये आपको नहीं याद रखना है, टोटल आपको याद रखना है कि 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी। सेकंड पर कौन है, सेकंड पर है मेसी। ठीक है, कौन है, मेसी। और थर्ड पर कौन है, थर्ड पर है पेले। आप इन तीनों लोगों का नाम जो है वो याद रखेंगे। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है फुटबॉल के फील्ड पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये आपको लिस्ट दी हुई है, ये 3 आप याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके बाद मेसी, ठीक है, कौन है, उसके बाद लियोनेल मेसी, उसके बाद पेले। तो ये आप याद रखते हैं, इनका 900 गोल है रोनाल्डो का, मेसी का 838 है, और पेले ने 762 गोल जो है वो अभी तक किए हैं। पेले जो है ये रिटायर हो चुके हैं, अब नहीं खेलते हैं। ठीक है, और रोनाल्डो और मेसी अभी लगातार खेले जा रहे हैं, तो अभी इनकी जो नंबर ऑफ गोल्स हैं वो और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप सभी लोगों को। तो बच्चा ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।